अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ही हूँ। और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर सीज़न 2 का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग तो कितने ही कम व्यूज़ देखते हो, अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं है तो आप मुझे पहले ही बता दो ताकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत ही ना किया करूँ अगर आपने देखनी नहीं होती। और जो लोग चैनल पे नए आते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और फिर स्टोरी भी देख लिया करो, कोई मसला नहीं होगा आपके साथ। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांगजी, जो कि पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था, अब दोबारा से अपने काम पे लगने के लिए रेडी था। और उसने जॉनी भाई को बोल दिया था कि हाँ ठीक है, अब वो कर सकता है। और वैसे भी उन्हें 20,000 युआन भी तो जमा करवाने थे ऑर्फनेज में फादर जोसेफ के पास। हाँ, फादर जोसेफ वही थे जिन्होंने जॉनी भाई और चैंग पैंग को पाला था अपने ऑर्फनेज में जब वो छोटे से थे और उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। तब जोसेफ ही था जिसने उनको संभाला था। और अब उन्होंने भी बड़े होकर पूरी तरह से आगे अदा किया था उस जगह का। वो जो भी रॉबरी करते या जो भी किडनैपिंग से पैसे कमाते थे, अमीर लोगों से लूट के जो भी उन्हें हासिल होता था, वो उसका एक बहुत बड़ा शेयर उस ऑर्फनेज को देते थे ताकि वो बाकी अपने जैसे यतीम बच्चों की हेल्प कर सकें। और वैसे ही थे ना, वो जो भी करते थे बस ऐसे ही इधर उधर उड़ा ही देते थे। और उन्होंने कभी यूथ के लिए संभाल के नहीं रखा था। और वांगजी की भी तो ऐसी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी और उसे ये काम बुरा भी नहीं लगता था। और क्यों ही लगे, भला वो लोग जो कि दूसरों के माल के ऊपर नाजायज़ तरीके से कब्जा करके सांप ही बांध के बैठ जाते हैं, तो फिर ये तो अच्छा ही काम हुआ ना कि वो उन सांपों का सार कुचल के जो गरीब लोग थे उनकी मदद ही कर रहे थे। इसलिए वांगजी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इन सब कामों से। और इनफैक्ट वो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था चैंग मैंग और जॉनी भैया के काम को। और अब काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें कोई भी किडनैपिंग किए हुए, तो अब वो प्लान बना रहे थे कि आखिर वो किसको ही किडनैप करें, आखिर कौन है जो उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है। और फिर जॉनी भाई ने ही बताया था हम इसको किडनैप करेंगे। उन्होंने एकदम न्यूज़पेपर जैसे वांगजी और चैंग पैंग के आगे की और वो सब देख कर शौक ही रह गए थे। ये तो हाँ, इसी को किडनैप करेंगे। ये बहुत फेमस सिंगर है और इसने बहुत ज़्यादा नाम और पैसा कमा लिया है, तो अगर उस पैसे में से थोड़ा सा हमें दे देगा तो इसके खजाने में कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। ये चैंग था जो कि कुछ ज़्यादा ही ठरकी था। चुप करो, तुम्हें पता है ना वो कौन है? वो एक फेमस सिंगर, एक्टर और मॉडल है और हमें सिर्फ उसे किडनैप करना है, कोई उसके साथ हमने शादी नहीं रचानी। पैंग ने अपने भाई को समझाया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो लगता है कि ज़रूर ओमेगा होगा। और अगर ये ओमेगा हुआ तो मैं तो इसको वैसे ही नहीं जाने दूंगा। चैंग ने अपने भाई को आंख मारी थी और वांगजी बस घूर के ही रह गया था। ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते थे। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा फ्लर्टी और ठरकी किस्म का था और पैंग बस उसे समझा ही रहा था कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर वो ओमेगा है भी तो उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना ज़्यादा फेमस क्यूट जो भी हो। उन्हें बस पैसे चाहिए और वो बस इसको किडनैप करेंगे, कुछ दिन अपने पास रखेंगे जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते और उसके बाद वो उसे छोड़ देंगे। बस यही होना था। वांगजी ने बस कह के चुप करवा दिया उन दोनों को। वैसे ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है ना। चैंग की जुबान में फिर से हारिश हो रही थी, चुप करो तुम। वांगजी ने उसे चुप करवा दिया था और अब वो प्लान कर रहे थे कि आखिर कैसे वो इतने फेमस सिंगर को किडनैप करेंगे जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। बस प्लानिंग तो कर ली थी लेकिन आगे का क्या। और फिर वांगजी ने कहा था आप ये सब मुझ पे छोड़ दें, मैं सब पता कर लूँगा। और फिर उसने पता कर भी लिया था, उसने लैपटॉप निकाला और वैसे भी फेमस लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालना कौन सी बड़ी बात थी। सो उसको भी पता चल गया था कि ये सिंगर यानी कि शी जैन कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं की सिटी में है।
और वो अभी 1 माह पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और वो आज रात को ही एक कॉन्सर्ट करने वाला है, वो भी उनकी बहुत ही करीबी जगह पर। अरे वाह! कुदरत वाला तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही मेहरबान था। वांगी तो एकदम से खुश हो गया। ये जो भी है आज इसे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता, ये खुद भी नहीं। और पास प्लान बन ही चुका था। उसने चैंग पैंग को बताया कि ये आज रात कॉन्सर्ट करने वाला है और जैसे ये निकलेगा तो हम इसे किडनैप कर लेंगे। अच्छा है ना? हाँ, लेकिन अगर इसके साथ कोई गार्ड्स वगैरह हुए तो? अरे तुम फ़िक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने सब प्लान कर लिया है। तुम बस तैयार रहो बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। और अब वो खुश हो गए थे और सैन को किडनैप करने का प्लान पूरा का पूरा बन चुका था। और वांगची डफर ये जानता ही नहीं था कि जिसको वो किडनैप करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चीकू ही है। खैर, देखा जाएगा जो होगा। और दूसरी साइड पे सैन जो कि रेडी हो रहा था क्योंकि आज शाम को उसका कॉन्सर्ट था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने मामा को बोला था, मामा आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, ये मेरा पहला कॉन्सर्ट है इस सिटी में और देखना आप, मैं तो आग ही लगा दूंगा स्टेज पे। हाँ मुझे पता है मेरा चीकू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मामा, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। और अब मैं सिंगिंग करने जा रहा हूँ, कोई जंग करने को थोड़ी जा रहा हूँ जो आप मुझे ख्याल रखने को कह रही हैं। हाँ लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना जो फेमस लोग होते हैं उनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस करते मामा, अब आपका चीकू जो है किसी के साथ दुश्मनी करता है क्या? नहीं ना करता तो परेशान ना हो। वो मामा को तसल्ली दे के अब जा चुका था। और हाँ ये सच था, वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता था, ना ही किसी के वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी, ना ही दुश्मनी थी। बस उसका जो गुस्सा था वही था उसका सबसे बड़ा दुश्मन। और उसने तो अपने इसी एंकर इसी एटीट्यूड में कभी कोई गार्ड रखा भी नहीं था। वो कहता था जब मैं खुद ही नेक माऊँ तो मुझे किसी और की प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, मैं खुद को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, डिफेंड कर सकता हूँ। और मैं ऐसे किसी और को बिल्कुल नहीं रखूँगा, मेरी हिफाजत करने के लिए क्यों ही रखूँ। और उसने आज तक कभी कोई गार्ड रखा भी नहीं था, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेव है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसे। वो अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठ चुका था तभी उसका मोबाइल बचा था। उसने देखा वो उसकी फ्रेंड थी जो कि अभी कुछ महीने पहले ही उसकी दोस्त बनी थी और वो बहुत अच्छी लड़की थी, बेचारी मजलूम मासूम सी लड़की थी जो कि अपने स्टेप ब्रदर के जुल्मों का निशाना ही बनती रहती थी। और उसकी माँ और उसका बाप जो कि दोनों ही उस स्टेप ब्रदर के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता था। और बेचारे सैन को तो उस बेचारी सी लड़की यानी कि लैंसी से बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी थी जो कि अपने सौतेले भाई के जुल्म का शिकार थी और उसके माँ बाप भी कुछ भी नहीं कर सकते थे उसके खड़ूस भाई के आगे। कैसी हो सी? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम किधर हो? मैं वापस आ गई हूँ और मैंने सुना तुम भी हमारी सिटी में ही हो। हाँ मैं भी तुम्हारी सिटी में शिफ्ट हो गया हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है। तो कब मिल रहे हैं? हाँ जल्दी मिलेंगे। और बताओ वो तुम्हारा खड़ूस भाई वो कैसा है? क्या उसने फिर से तुम्हारे साथ कोई लड़ाई तो नहीं की? नहीं अभी तक तो नहीं, अभी तक तो मैं इससे मिली नहीं। वैसे तुम्हें पता है वो बस मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा ही बुरा है। उसने तो मेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। मुझे और मेरी माँ को तो जैसे टके टके के लिए उसका मुंह ही देखना पड़ता है। उसकी मर्जी हो तो हमें कुछ रुपए दे दे वरना नहीं। और पापा भी कुछ भी नहीं कर सकते। सारी जायदाद हमारी ग्रैंड माँ ने उसके नाम ही कर रखी है, हम बस क्या ही कर सकते हैं। ओहो तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूँगा तुम्हारे भाई को, बस एक बार तुम मुझे थोड़ा फ्री होने दो, फिर मैं सब सही कर लूँगा। तुम बस परेशान ना हो, तुम्हारा फ्रेंड है ना तुम्हारे साथ? हाँ मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, इसीलिए तो मैं बेफिक्र हूँ। और काश ये फ्रेंड मेरे साथ हमेशा ही रहता, जी ने बोला था। तुम जानती हो जी ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं कमिटेड हूँ और मेरा भाव भी मेरी वाइफ है और वही मेरी लाइफ है। और मैं चाहे सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करूँगा, लेकिन मैं करूँगा और मुझे वो चाहिए, वही चाहिए। प्लीज़ तुम दोबारा से इस बात को मत छेड़ो। मैं अभी लेट हो रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
उसने कॉल बंद कर दी थी क्योंकि उसे पता था अब ज़ी फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ी जो कि फ्रेंड होने के साथ साथ मज़ीद कुछ और भी बनना चाहती थी, लेकिन उसने पहली मुलाकात में ही उसको बता दिया था कि देख लो, दोस्त बनना है तो ठीक है, उससे आगे की उम्मीद मत रखना और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। उसने अपने वॉलेट से बाओबे की फ़ोटो निकाल के उसे दिखाई थी और साथ में अपनी भी, ये मेरी वाइफ है और मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, देखना आज नहीं तो कल ये मिल ही जाएगा और मैं इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं सोच सकता। और ज़ी फिर उस फोटो को देख के चुप ही हो गई थी और वो कोशिश करती थी कि ऐसा कुछ ना ही बोले, लेकिन फिर बेचारी के मुंह से निकल ही जाता था। सैन अब गाड़ी में जा रहा था और सोच रहा था वो कैसे ही बेचारी मजलूम ज़ी की मदद करे, और ज़ी वो कोई और नहीं थी बल्कि वो लैन वांगजी की स्टेप सिस्टर थी, लैन ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा दिखावा करती थी अपने भाई से प्यार जताने का, लेकिन असल में वो क्या ही थी, वो बहुत ज़्यादा दोगली और बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, बिल्कुल अपनी माँ की जैसी। और उसने लोगों में तो यही मशहूर कर रखा था ना कि उसका सौतेला भाई उससे बहुत ज़्यादा ही रूडली बिहेव करता है, और उसने सारी जायदाद अपने नाम होने की वजह से कभी भी उसको या उसके माँ बाप को कुछ भी नहीं समझा। और ये बात सिर्फ लैन सी, लैन ई और वांगजी के फादर ही जानते थे कि लैन सी उनकी सौतेली नहीं बल्कि सगी बेटी थी। हाँ, वो उनकी सगी बेटी थी। वांगजी की माँ से शादी करने से बहुत पहले ही वो लैन ई से शादी कर चुके थे, लेकिन कभी भी अपनी माँ के डर से वो उसे फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए। और जब उनकी माँ ने उनको मजबूर किया और फिर जायदाद से निकालने की धमकी दे दी, तब उन्हें मजबूरन वांगजी की माँ यानी कि लैन फॉरेन से शादी करनी पड़ी। लेकिन ना तो उन्होंने कभी उसको एक्सेप्ट किया था और ना ही अपने बेटे को। हाँ, बेटा था, अगर अल्फ़ा होता तो फिर भी कोई बात थी, लेकिन वो क्या ही निकला था, वो तो ओमेगा निकला था। और इस बात से तो उन्हें और भी ज़्यादा चिढ़ हो गई थी अपने बेटे वांगजी से। और उसकी माँ के मरने के कुछ दिन बाद ही तो वो अपनी पहली वाइफ यानी कि लैन ही और अपनी पहली बेटी यानी कि लैन सी को ले आए थे। और उन्होंने वांगजी और अपनी माँ को बस यही बताया था कि ये लैन ही के पहले हस्बैंड की बेटी है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि वो जी उनकी अपनी ही बेटी थी। और वो सब यही तो ट्राई कर रहे थे कि किसी न किसी तरह बस वांगजी से वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें, और इसी तरह वो घर भी रहे थे। लेकिन वांगजी अब घर छोड़ के आ गया था, उनका सारा मिशन जैसे नाकाम ही होने को था। सैन अब अपने कॉन्सर्ट में पहुंच चुका था और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी गई थी, और जैसे फैंस ने उसे वो भी दिल खोल के दाद दी थी, और वो कितना ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। फाइनली उसका पहला कॉन्सर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था और उसने अभी नई नई शोहरत का पहला पहला मज़ा ही चखा था इस सिटी में, वरना बाकी जगह पे तो वो बहुत सारे कॉन्सर्ट कर चुका था। और अब वो बस अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे के जैसे बाहर ही निकल रहा था, और आज वो इतना ज़्यादा खुश और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो तो अपने फेस को कवर करने नहीं बोला, और अब वो जैसे अपनी गाड़ी में बैठ के जाने ही वाला था, उसने ड्राइवर को बोल दिया था आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इसलिए तुम जाओ, आज छुट्टी करो, मैं खुद ड्राइव करके घर जाऊँगा। और उस बेचारे को क्या ही पता था कि उसके ये मेहरबानियाँ उसी के लिए भारी पड़ने वाली थी। खैर वो जैसे ही आप अपनी गाड़ी का डोर खोल के उसमें बैठने ही लगा था कि किसी ने जैसे उसके सर पे गन से ही मारा था, और उसने मुड़ के देखा वो चैंग और पैंग थे जिन्होंने अपने फेस को कवर किया हुआ था। हे यू, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मुझे हिट करोगे, सैन को हिट करोगे, और उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। ये दो टके के गली में घूमने वाले किडनैपर्स की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई जो उसे किडनैप करने का सोच रहे हैं। उसने उन दोनों के हाथ में वो छोटे छोटे पिस्टल्स की परवाह ना करते हुए उन दोनों को जैसे गर्दन से ही पकड़ लिया था, और वो तो जैसे हैरान ही रह गए थे। अरे अरे, ये ओमेगा कितना ज़्यादा ही स्ट्रांग है। चांग ने अपने भाई बैंग से बोला था, अरे मनोज चुप करो, अभी वो हमारा गला दबा देगा।
उन दोनों ने कितनी छूटने की कोशिश की थी, लेकिन सैन ने तो जैसे अपने दोनों हाथों से उनको जकड़ ही रखा था। बोलो, तुम मुझे किडनैप करने आए हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए तो मांग लो ना। ये 2 टके की बुरी बुरी हरकतें क्यों करते हो? पता नहीं क्या ही हो गया हमारी यूथ को। उन्होंने कितनी ज़्यादा कोशिश की, कितने हाथ पांव चलाए, लेकिन वो छूट ही नहीं पा रहे थे। वो तो उन दोनों से ही ज़्यादा स्ट्रांग था। और अब वांगजी जो के छुप के साथ देख रहा था, ये दोनों क्या ही खा रहे हैं। उसने सोचा अब मुझे ही एंट्री करनी पड़ेगी, और फिर वो आगे आ गया था। हे हैंड्स अप, मैं कहता हूँ हाथ खड़े करो और चलो हमारे साथ, वांगजी ने उससे कहा था। और अब सैन उसकी तरफ देखने लगा। ओ, एक और आ गया, तुम भी हो, आ जाओ ज़रा, मैं तुम्हारे भी खबर लेता। अब उसने क्या किया था, उसने वांगजी का वही वाला हाथ पकड़ के जैसे मरोड़ ही दिया था जिसमें कान थी, और उसको अपने साथ ही लगा दिया था। बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ तुम्हें किडनैपिंग करने का, आओ मैं तुम्हारा शौक उतारूँ। उसने वांगजी को जैसे गर्दन से पकड़ लिया था और अब उसका मांस उतारने की कोशिश कर रहा था। और वांगजी ने सोचा ये क्या है, ये तो कितना ज़्यादा क्यूट इनोसेंट सा और एकदम बेसरर सा इंसान लग रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो पहला बंदा था जो वांगजी को खुद से ज़्यादा ही स्ट्रांग लग रहा था। दिखाओ ना ज़रा, अपनी मनहूस शक्ल दिखाओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किडनैप करने की हैं? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। सैन तो जैसे अब वांगजी का मास्क उतारने की कोशिश कर रहा था। वांगजी अपने इकलौता हाथ जो कि आज़ाद था उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर मास्क उतर गया तो क्या ही होगा, इसके सामने मेरा असल चेहरा आ जाएगा। नो, मैं क्या ही करूँ। उसने बहुत ही हिम्मत करके जैसे सैन की टांगों के पीछे में ही लात मारी थी और सैन एकदम से पीछे ही हो गया था। उसने सोचा नहीं था उसको ऐसी जगह पे और ऐसे बंदे से एकदम की पार सकते हैं। गधे कहीं के, लात मारोगे मुझे, अभी मैं देखता हूँ तुम्हें। सैन ने दोबारा से उसे कॉलर से ही पकड़ लिया था और अब वो उसे पकड़ पकड़ के जैसे झंझोड़े चाह रहा था। बताओ तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम मुझे किडनैप करोगे, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। और उसने तो जैसे मास्क के ऊपर ही वांगजी को बहुत ज़्यादा थप्पड़ी मारने शुरू कर दी थी और वांगजी को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अब तारे ही नाचने लगेंगे। ये क्या ही हो रहा था उसके साथ, कहाँ वो किडनैपिंग करने आया था और कहाँ वो होती मार खा रहा था। और जैंग पैंग वो तो बस हैरानी से ये सब देख रहे थे। उसने चिल्ला के बोला, अरे बेवकूफ़ पागलो, डफरो, इधर आओ, मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ हाँ, करते हैं करते हैं। फिर उन्हें याद आया कि हाँ वो तो किडनैपिंग करने आए हैं। और फिर उन्होंने सैन को दोबारा से पकड़ने की कोशिश की थी। चैंग ने उसका एक हाथ पकड़ा और पैंग ने दूसरा हाथ। ओ सिंगर जी, बस भी करो, गाना गाया करो ना, ये लाते मुक्के क्यों चलाए जा रहे हो। उन्होंने बोला था और कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं सिंगर हूँ, फिर मुझसे पंगे लेने क्यों आ गए? अरे हमें ये थोड़ी पता था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग होगे। चैंग ने उससे कहा था, हाँ तो अब पता चल गया ना, अब जाओ, छोड़ो मेरी जान। नहीं छोड़ सकते ना, हमें 20,000। चुप करो, तुम क्या ही बोलने जा रहे हो। पैंग ने फिर से अपने भाई को चुप करवाया था और सैन सोच रहा था वो किन्हीं बेवकूफ़ लोगों में फंस गया। अगर कोई किडनैपर ही होते तो कम से कम अच्छे किडनैपर ही होते। अरे इनसे वो किडनैप हो गया तो उसकी इज्जत की तो दही और फालूदा और पता नहीं क्या क्या ही बन जाएगा। खैर अब वो कार ही क्या आ सकता था। अब वो दोनों उसे पकड़ चुके थे और फिर वांगची ने अपने हाथ आज़ाद होने के बाद सबसे पहले तो अपने फेस को ही टच किया था। ओ नो, सारी हड्डियाँ ठीक है ना? हाँ ठीक ही होंगी। और अभी तक उसका सर घूम ही रहा था। सैन ने उसको अच्छे हाथ से तरीके से धो ही दिया था और अब वांगजी ने अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकाला था। हाँ, अब कोई तरीका नहीं है, बस इसको भी होश ही करना पड़ेगा। और सैन देख रहा था कि तुम क्या करने लगे हो, प्लीज़ मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, देखो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। और अब वांगजी ने सोचा, वाह ये हुई ना बात, इतना बड़ा आदमी, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा रूड है ये, और एक इंजेक्शन से डर रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ इसे दूर रखो। सैम तो एकदम किसी भीगी बिल्ली की तरह ही हो गया था और वांगची ने सोचा, बिल्कुल नहीं, इस पे ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और उसने जाके वो इंजेक्शन एकदम से जैसे उसकी नेक में लगा दिया था और बेचारा सैन वो तो दर्द से चिल्ला ही उठा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। बोला था ना इंजेक्शन नहीं लगाना, उसने बस इतना ही बोला था। और वो इतना ज़्यादा हैवी डोज था कि वो बेचारा एकदम से बेहोश हो के चैंग के ऊपर गिर गया था। और चैंग जो अब पीछे गिर चुका था, अरे ये तो बहुत ज़्यादा भारी है। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या लगा?
पैंग ने दोबारा से उसको उठाया और अब वो बेहोश सैन को लिए जा रहे थे। अंधेरा था इसीलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उन्होंने सोचा अब इसको लेके कैसे जाएं, क्योंकि अब तो वो 4 थे और बाइक पे तो 3 लोग ही आ सकते थे। फिर चैंग ने बोला, तुम ऐसे करो, तुम बाद में आ जाना किसी से लिफ्ट लेके। और वो कैसे किडनैपर थे, बेचारों के पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी। और फिर वांग जी बाइक पे बैठा था, पीछे उन्होंने सैन को बिठाया था और उसके पीछे पैंग बैठ चुका था और अब वो उसे किडनैप करके लिए जा रहे थे। और इस तरह बेचारा सैन अपनी ही वाइफ के हाथों किडनैप हो चुका था। और वो कितनी देर तक बेहोश रहने वाला है ये तो वांग जी को भी नहीं पता और सैन को खुद भी नहीं पता। और थोड़ी ही आगे पर पुलिस का नाका था और वांग जी और पैंग ने सोचा अब तो बस मारेंगे। और फिर पैंग ने वांग जी को बोला, वांग जी अब हमें तरीका नंबर 440 अपनाना पड़ेगा। नो वे, मैं वो नहीं कर सकता। देखो तुमने इसको लेके जाना है कि नहीं, और वैसे भी हमारा काम है, ड्यूटी है, और ड्यूटी में कुछ बुरा नहीं होता, प्लीज़ कर लो ना। ठीक है। और अब वांग जी रेडी हो गया था, वरना वो तो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। और फिर पैंग आगे आके बैठ गया था बाइक पे और ये समझे कि ड्राइविंग सीट उसने संभाल ली थी। और फिर वांग जी आके बैठ गया था, उसने बेहोश हुए सहन का मुंह अपनी तरफ किया और अब उसे एकदम से हक करके जैसे उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ के किसी करना शुरू हो गया था। और उसने क्या ही किया था, अपने कोट को अपने ऊपर ही कर ले लिया था ताकि वो खुद को और उसको छुपा सके। और जब वो पहुंचे तो पुलिस वाले ने पैंग से पूछा, ये कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात को? सर कुछ नहीं, पास के मेरे दोस्त हैं, इनकी अभी अभी शादी हुई है, इनको मैं लेके जा रहा हूँ इनके हनीमून के लिए। शादी हुई है? उन्होंने पीछे देखा और वो लड़के कैसे डेस्परेटली एक दूसरे को हक किए जैसे किसी किए जा रहे थे। शेमलेस लोग, कितने ज़्यादा बेशर्म हो गए आजकल के लड़के, कोई शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं है। अरे इधर देखो, मेरी बात सुनो, कमरे में जाके करना जो करना है। लेकिन वांग जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और सैन वो तो क्या ही जवाब देता। और फिर पुलिस वाले को खुद ही शर्म आ गई थी, बेचारा शरीफ ही था ना। उसने बोला, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जो, ले जाओ इन दोनों को, बेशर्म कहेंगे, शर्म ही नहीं है लोगों में। और फिर वो लेके जा चुका था और वांग जी ने जल्दी से खुद को उससे दूर किया।